हरिराम उर्फ हरिया मुनिया का हाथ पकड़कर तकरीबन खींचता हुआ राहत शिविर से बाहर आया। कई हफ्तों से उस जैसे कई मजदूरों को उन शिविर में लाकर पटक दिया गया था। न तो खाने पीने का उचित इंतजाम था, न जलपान कराने की कोई फिक्र, शौचालयों की साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं। दो बड़े हालनुमा कमरों में दरी पर पड़े मजदूर लगातार माइक पर सुनते रहते थे। प्रदेश सरकार आप सबके लिए बसों का इंतजाम करने में जुटी हुई है। इंतजाम होते ही आप सबको अपने अपने प्रदेश भेज दिया जाएगा। कृपया साफ सफाई का ध्यान रखें और एक दूसरे से दूर दूर रहें। कोरोना की तबाही के मद्देनजर लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका था। फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई थीं। फैक्ट्री मुलाजिमों से उनके कमरे खाली करा के उन्हें गेट से बाहर कर दिया गया था। वहां से वे पैदल ही अपना अपना बोरिया बिस्तर समेटकर राहत शिविरों तक चलकर आए थे, जिस ऊन फैक्ट्री में हरिराम उर्फ हरिया काम करता था। और अभी 2 साल पहले वह अपने से 12 साल छोटी मुनिया को गांव से ब्याह कर लाया था। वह मुनिया चाहती और हरिया की बात मानकर फैक्ट्री के मैनेजर के घर रुक जाती तो शायद आज हफ्ते भर से इस राहत केंद्र में उन्हें मच्छरों की भिन भिन न सुननी पड़ती। पर मुनिया जिद पर अड़ गई थी। जब सब अपने अपने गांव जा रहे हैं तो हम भी यहां नहीं रहेंगे, मुझे तो गांव जाना है। उस रात हरिराम जब मुनिया की जिद को न तोड़ सका तो उसने मुनिया को मारना शुरू कर दिया। लेकिन पिटने पर भी मुनिया ने जिद नहीं छोड़ी तो हरिराम हार गया। उसकी सांसें फूलने लगी, उसे लगातार खांसी आनी शुरू हो गई। अपनी हार और कमजोरी को छिपाने के लिए उसने कोने में पड़ी हुई शराब की बोतल निकाली, बड़े बड़े घूंट भरे, फिर बीड़ी का बंडल खोलकर एक बीड़ी सुलगाई और सामने घर का सामान समेटती मुनिया को गरियाता रहा। करमजली, जब से शादी करके लाया हूं चैन से नहीं रहने दिया इस चुड़ैल ने। बड़बड़ाते हुए वह न जाने कब बिना खाना खाए बिस्तर पर ही लुढ़क गया, पता ही नहीं चला। मुनिया ने एक अटैची और एक बक्से के अलावा बाकी सामान गठरी में बांधा और खाना खाकर बची रोटियां और अचार को छोटी पोटली में समेटकर खुद भी लेट गई। मुनिया के दिमाग में पिछले 2 सालों का बीता समय और नामर्द से हरिराम के बेहूदे बर्ताव के साथ साथ फैक्ट्री के मैनेजर का गंदा चेहरा भी घूम गया। उसका मन करता कि वह यहां से कहीं दूर भाग जाए, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। बेहद नफरत करने लगी थी वह हरिराम से। उसे हरिराम के शराबी दोस्तों, खासकर मैनेजर का अपने घर आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह इसका विरोध करती तो भले ही हरिराम से पिटती, पर जब उसने हार नहीं मानी तो हरिराम को ही समझौता करना पड़ा। मुनिया इन 2 सालों में फैक्ट्री मैनेजर के हाव भाव और उसे घूरने के अंदाज से परिचित हो चुकी थी। उधर हरिराम जानता था कि जो सुख सुविधाएं उसे यहां मिलती हैं वे गांव में कहां। फिर मैनेजर भी उसका कितना ख्याल रखता है। मैनेजर का वह इसलिए भी एहसानमंद था कि शादी से कुछ समय पहले ही उनकी उस फैक्ट्री में काम करते हुए सांसों द्वारा शरीर में जमने वाले रुई के रेशों ने उसके फेफड़ों को संक्रमित कर डाला था। और जब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी तब इसी मैनेजर ने फैक्ट्री मालिक से सिफारिश करके उसका उचित इलाज कराया था। फिर ठीक होने के बाद उसे प्रोडक्शन से हटाकर पैकिंग महकमे में भेज दिया था। उन्हीं दिनों फैक्ट्री से छुट्टी लेकर हरिराम अपने गांव आया था, जहां आनन फानन व मुनिया से शादी करके उसे अपने साथ फैक्ट्री के कमरे में ले आया था। मुनिया की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी हरिराम से शादी करने की। 8वीं जमात पास करके वह घर में बैठी थी। वह चाहती थी कि और पढ़े, लेकिन 8वीं से आगे की पढ़ाई के लिए दूर तहसील वाले इंटर स्कूल में दाखिला करा पाना उसके बापू श्रीधर के बस में नहीं था। भला दूसरों के खेतों को बंटाई पर जोतने वाला श्रीधर उसे आगे पढ़ाता भी तो कैसे। उधर मां अपने दमे की बीमारी से परेशान रात रात भर खांसा करती, न खुद सोती न किसी को सोने देती। 8वीं पास मुनिया उसे शादी लायक दिखाई देने लगी थी। वह अक्सर श्रीधर से कह बैठती, अरे मुनिया के बापू, अपनी जवान हो गई छोकरी को कब तक घर में बैठाए रखोगे? कोई लड़का ढूंढो और हमारी सांस उखड़ने से पहले इसके हाथ पीले कर दो। मुनिया के शरीर की उठान ही कुछ ऐसी थी कि वह अपनी उम्र से बड़ी दिखती थी। आंखें खूब बड़ी बड़ी और उनमें वह आपादी हमेशा काजल डाले रखती। गांव के माहौल में सरसों के तेल से सींचे काले बाल। हफ्ते में वह एक बार ही बालों में जमकर तेल लगाती, फिर उन्हें अगले दिन रीठे के पानी से धोती और जब वह काले घने लंबे बालों की 2 चोटियां बनाकर आईने में अपना चेहरा देखती तो खुद ही मुग्ध हो उठती। आईने के सामने खड़े होकर अपनी देह को देखना उसे बहुत पसंद था। उसे लगता था कि कुछ आकर्षण सा है उसके शरीर में, पर मां को उसका यूं आईने के सामने देर तक खड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। 2 चोटियां गूंथने के बाद मुनिया कुछ लटें अपनी दोनों हथेलियों की मदद से माथे पर गिराती
और आंखों में मोटा सा काजल लगाकर झट आईने के सामने अपनी छवि को निहार कर हट जाती। फिर घर के कामों में जुट पड़ती। साफ सफाई, चौका बतरन, कपड़ों की धुलाई, खाना बनाना, सब उसी के जिम्मे तो था। मां तो बीमार ही रहती थी। उन्हीं दिनों जब हरिराम गांव आया हुआ था कि किसी ने श्रीधर को बताया कि वह इस बार शादी करके और दुल्हन लेकर ही शहर जाएगा, तो उसने कोशिश करके मुनिया से हरिराम की शादी को अंजाम दे ही दिया। मुनिया ने भरपूर विरोध किया, पर मां की कसम ने उसे मजबूर कर दिया। मुनिया की शादी के तकरीबन 4 महीने बाद ही मुनिया की मां चल बसी और श्रीधर भी ज्यादा दिन जी नहीं पाया। मां के मरने की खबर तो हरिराम ने उसे दे दी थी, पर बहुत कहने पर भी उसे गांव नहीं लेकर गया। वही हरिराम मुनिया का हाथ पकड़े जब राहत केंद्र से बाहर आया तो सामने 8 से 10 बसें कतार में आकर खड़ी हो गई थीं। अब इनमें से मध्य प्रदेश की ओर जाने वाली बस कौन सी है, यह हरिराम को समझ में नहीं आ रहा था। उसने गुस्से में मुनिया की छोटी को अपने दाएं हाथ में भरकर जोरों से खींचा, फिर चिल्लाया, उस डंडा लिए खाकी वर्दी वाले से पूछती क्यों नहीं? पूछ कौन सी बस हमारे प्रदेश की तरफ जाएगी? अचानक चोटी के खींचने के दर्द से मुनिया चीख उठी। मुनिया ने एक हाथ में अटैची पकड़ी हुई थी और दूसरे में बक्सा। हरिराम के बाएं कंधे पर हल्की गठरी थी और उसी हाथ में उसने बाल्टी पकड़ी हुई थी। हरिया का दायां हाथ खाली था, जिसे वह चोटी खींच सका। सभी घर लौटने वाले मजदूरों में अपनी अपनी बस पकड़ने की आपाधापी मची हुई थी। ज्यादातर बसों के गेट पर अंदर घुसकर बैठने की जैसे लड़ाई चल रही थी। लाउडस्पीकर पर क्या बोला जा रहा है किसी की समझ में नहीं आ रहा था। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। ड्यूटी पर लगे लोग जैसे अंधे बहरे थे। किसी के भी सवाल का जवाब देने से कतराने की कोशिश करते हुए वे उन्हें अगली खिड़की पर भेज देते। परेशान हरिराम ने इस बार मुनिया की गर्दन अपने चंगुल में लेकर हल्के से दबाते हुए कहा, पूछती क्यों नहीं? बस भर जाएगी तब पूछेगी क्या? लेकिन इस बार मुनिया ने अटैची और बक्सा जोरों से जमीन पर पटके और खाली हुए अपने दाएं हाथ से हरिराम के हाथ को इतनी जोर से झटक कर दूर हटाया कि वह गिरते गिरते बचा। उसकी खांसी फिर उखड़ गई। उसने लगातार खांसना शुरू कर दिया। उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए मुनिया चिल्लाई, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? हम नहीं पूछेंगे, तुम ही पूछो। मुनिया इतनी जोर से चीखी थी कि आसपास के सभी इधर से उधर भटकते लोग उसकी तरफ घूम पड़े और वह वर्दी वाला उन्हीं के पास आकर अपना डंडा जमीन पर पटकते हुए बोला, क्या बात है? क्यों झगड़ रहे हो? पता है यहां तेज चिल्लाना मना है, अंदर बंद कर दिए जाओगे। अरे भाई, समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश की तरफ कौन सी बस जाएगी? हरिराम ने ही अपनी खांसी को काबू में करते हुए पूछा। सिपाही तो खुद ही अनजान था, उसे क्या पता कि कौन सी बस किधर जाएगी। उसे तो एक कमजोर से डंडे के सहारे भीड़ को काबू करने की जिम्मेदारी मिली थी और वह खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि इस जिम्मेदारी को कैसे निभाए। तभी उसी भीड़ में से कोई बोल पड़ा, वह जो लाल रंग वाली नीली पट्टी की बस देख रहे हो, वह जा रही है तुम्हारे प्रदेश की तरफ। मुनिया और हरिराम ने अपने अपने हाथों का सामान उठाया और उधर लपक गए जिधर वह बस खड़ी थी। उस खटारा सी दिखने वाली सरकारी बस में कई मजदूर घुसकर बैठ चुके थे। अंदर ज्यादातर सीटों की रैक्सीन उखड़ी पड़ी थी। फोम नदारद थी। एकाध सीटों के नीचे लगी छतों के नट बोल्ट ढीले पड़े थे।